Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about role of governor in the state legislative assembly session. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view, especially the sub-segment center and state relations. सबसे पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये करंट न्यूज़ है केरला की, जहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने टर्न डाउन कर दिया है द रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट ऑफ द स्टेट टू कॉल अ स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली टू डिबेट न्यू 3 सेंट्रल फार्म्स लॉज। तो आपको तो पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये लॉ है फार्म को लेकर के, फार्मर्स को लेकर के, उसको लेकर के कितना प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, इन तीनों बिल को और इन तीनों लॉ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए केरला की सरकार ने एक रिक्वेस्ट की कि एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाए केरला लेजिस्लेटिव असेंबली की। और ये रिक्वेस्ट किया क्या वहाँ के गवर्नर को, लेकिन गवर्नर ने मना कर दिया। 2 बार रिटन रिक्वेस्ट के बाद भी कैबिनेट, जो केरला की कैबिनेट है, उसके 2 बार रिटन रिक्वेस्ट के बाद भी कि एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाए, ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। अब इस पूरे डेवलपमेंट के बाद एक बार फिर से गवर्नर के पावर, पोजीशंस, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से उनको एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उस पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। और इस आर्टिकल में हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट इज़ द पावर एंड द रोल ऑफ गवर्नर इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 174 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज that the governor shall from time to time summon the house of each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit। तो इस आर्टिकल को तो देख के यही लगता है कि ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है कि कब लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को बुलाना चाहिए। और इस आर्टिकल को तो देख के यही लगता है कि गवर्नर के पास पूरा का पूरा पावर है कि वो मना कर दे लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को बुलाने से। लेकिन जब आप दूसरा आर्टिकल साथ ही साथ देखेंगे, आर्टिकल 163 विच सेज दैट द गवर्नर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो इसको आपको देख के समझ आ जाएगा कि द पावर ऑफ द गवर्नर इज जस्ट नॉमिनल इन नेचर, दैट इज़ नॉट द रियल पावर। एक्चुअली गवर्नर को एक्ट करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो जब कैबिनेट कहेगी गवर्नर को कि आपको ये सेशन बुलाना है, तो उनको वो सेशन लेजिस्लेटिव असेंबली का बुलाना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन दैट व्हेन द गवर्नर समन्स द हाउस अंडर आर्टिकल 174, दिस इज नॉट हिज और हर ओन विल बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो अब जरा ये भी देखते हैं कि डज द गवर्नर एंजॉय एनी डिस्क्रिशनरी पावर। क्या गवर्नर के पास अपना कोई अधिकार है अपने हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने का? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है गवर्नर की लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने या ना बुलाने की, वो है बट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज दैट व्हेन द चीफ मिनिस्टर अपीयर्स टू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। देखिए एक ऐसी भी सिनेरियो हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि इससे ये तय हो चुकी है कि अब वो जो सरकार है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे हालात में फिर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है। वैसे हालात में द गवर्नर इज़ नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस यही एक प्रोविजन है जहाँ पे गवर्नर एक्ट कर सकते हैं ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन बट नॉट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड दिस पावर ऑफ द गवर्नर दो इज डिस्क्रिशनरी बट इट कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट। इसको कोर्ट में केस किया जा सकता है इसके खिलाफ, तो मतलब कोर्ट एक बार के लिए इंक्वायरी कर सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं करंट केस। करंट केस में क्या है कि ये विजयन पिनरई साहब की जो सरकार है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, उनके पास मेजॉरिटी है। हिज गवर्नमेंट इज इन फुल मेजॉरिटी एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बावजूद भी वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब मना कर रहे हैं और वो अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ क्लियर कट
वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो केरला में हो रहा है, आरिफ खान साहब जो कर रहे हैं वहाँ के गवर्नर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ही विरुद्ध है, अगेंस्ट है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे रूलिंग्स दिए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बताया है कि गवर्नर्स के पावर्स कितने हैं विथ रिस्पेक्ट टू समन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 2016 में भी इसी तरीके का एक इशू रेज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई थी। दिस मैटर वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो आपको पता ही होगा 2016 में वहाँ के गवर्नर ने वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और वहाँ की सरकार को डिसमिस कर दिया और वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। उसके बाद वहाँ की सरकार उसने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिक्वेस्ट किया कि टू लुक इनटू द मैटर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के गवर्नर को कंप्लीट फटकार लगाई थी, पूरी तरह से फटकार लगाई थी कि आप इस तरीके से सरकार को डिसमिस नहीं कर सकते, कम से कम नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पास होने दिया होता। तो इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की 2016 में, जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई थी। तो और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे हाईलाइटिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर विथ रिस्पेक्ट टू समन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस। तो पहला स्टेटमेंट साफ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2016 में कि द कोर्ट read that the power to summon house as a function of the governor, not a power itself। तो ये उनका पावर नहीं है गवर्नर का कि हम मन करे तो बुलाएं, ना मन करे तो ना बुलाएं, उनका काम है ये। इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ योर फंक्शन एंड व्हेन द कैबिनेट आस्क यू टू समन द हाउस यू शुड एंड यू हैव टू। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द पीरियड when the chief minister and his council of ministers enjoy the confidence of the majority of the house, the power vested with the governor under article 174 to summon, prorogue and dissolve the house must be exercised in consonance with the aid and advice of the chief minister and his council of minister। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर स्टेट की सरकार मेजॉरिटी में है तो फिर वहाँ के गवर्नर को वहाँ के स्टेट की सरकार यानी कि कैबिनेट के एड एंड एडवाइस में ही काम करना चाहिए। इट कैन नॉट एक्ट ऑन हिज और हर, और द गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन। यहाँ साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी तरीके का सजेशन सरकारिया कमीशन ने भी दिया था 1983 में। सरकारिया कमीशन आपको पता होगा, कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इम्प्रूविंग सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। तो सरकारिया कमीशन ने भी इस तरह का एडवाइस दिया था कि सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉयज द confidence of the assembly, its advice in these matters unless patently unconstitutional must be deemed as binding on the governor। तो गवर्नर को काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनको अपने मर्जी से काम नहीं करना चाहिए, उनके डिस्क्रिशनरी पावर को मिनिमम इस्तेमाल करना चाहिए, और तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब उनको लगे कि ये जो एडवाइस है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब इस पर एक सवाल उठ जाता है, अगर देखिए कहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे पहले वो देख लेते हैं। वेयर टू यूज इट। अगर कभी भी सवाल आ जाए ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस और द रोल ऑफ द गवर्नर इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो उसमें इस पर्टिकुलर केस का आप जरूर जिक्र करेंगे। इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। अब जरा समझिए इस करंट केस को, समझिए, उसकी मदद से फिर समझेंगे कि गवर्नर का पोस्ट आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया और क्यों गवर्नर से रिलेटेड आने वाले पिछले कुछ एग्जाम्स में लगातार सवाल आए हैं। क्योंकि गवर्नर का पोस्ट काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। इसी केस में आप देखिए गवर्नर आरिफ खान साहब, गवर्नर ऑफ केरला, अब क्यों इनका पोजीशन जो है वो इस तरह के स्ट्रेस में रहता है और न्यूज़ में रहता है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इस कारण से जब होता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं, तो गवर्नर के लिए एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है अपने काम करने का। और चूंकि गवर्नर को अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो नेचुरली गवर्नर का एक एफिलिएशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, एक एलिजियंस रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। और नॉर्मली ऐसा भी देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ही लोगों को अपॉइंट करती है जब गवर्नर जो इनका एफिलिएशन या इंक्लिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसके तरफ हो। और इस कारण से होता क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी से हो, जैसे इस पर्टिकुलर केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी से है, तो उस केस में होता क्या है कि कन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस डेवलप बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और बार बार जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंटल प्रोविजंस लेकर के आती है, गवर्नर उसको किसी न किसी कारण से रोक देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा डिस्क्रिशनरी पावर है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए केरला की सरकार जो है वो लेफ्टिस्ट है
और वो इस बिल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए हाउस बुलाना चाहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पेशल मीटिंग बुलाना चाहती है, और गवर्नर जो है बार बार उसको रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नर इज़ डूइंग इट ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या मेजर जो डिबेट हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो गवर्नर उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का रोल प्ले करते हैं व्हेन बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ क्लियर कट मिसयूज ऑफ द पोजीशन ऑफ गवर्नर। उनका रियल काम ये है नहीं, ही और सी should act on aid and advice of the state government. The next article is taken from international segment. It is about Brexit, which can be an opportunity for India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो ब्रेक्सिट का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, ब्रेक्सिट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 31 जनवरी 2020, और अब ब्रेक्सिट के साथ ही यूके हैज़ पुल्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट ब्रिटेन हैज़ पुल्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके साथ ही देयर आर ओनली 27 मेंबर्स लेफ्ट इन यूरोपियन यूनियन नाउ, एंड यूके हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट मेंबर टू पुल आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो 31 जनवरी 2020 को तो ब्रिटेन हैड पुल आउट, यूके हैड पुल आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। लेकिन फ्यूचर में इनका रिलेशंस किस तरीके का होगा यूके का यूरोपियन यूनियन के साथ, वो फैसला करने के लिए उन्होंने 11 मंथ्स का विंडो दिया कि फ्यूचर में हमारा किस तरह से ट्रेड होगा। क्योंकि देखिए, पहले तो काफ़ी लिबरलाइज्ड रिलेशन था, आराम से लेबर या कैपिटल मूव कर सकते थे, प्रोफेशनल्स ब्रिटेन यूके से यूरोप की तरफ और यूरोप से यूके की तरफ आराम से जा सकते थे। आप मान लीजिए आप यूके के सिटीजन हैं, आप आराम से जाकर के फ्रांस में, पेरिस में काम कर सकते थे, जस्ट लाइक अ रेजिडेंट और एनी प्लेस इन द यूके इटसेल्फ, और वाइस वर्सा वाज आल्सो राइट। लेकिन अब जब यूके हैज़ पुल्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो अब फ्यूचर में किस तरीके का रिलेशन होगा ट्रेड में, चाहे प्रोफेशनल्स के मूवमेंट में या फिशिंग में या डाटा शेयरिंग में, उन सब चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए 11 मंथ्स का विंडो दिया गया। मतलब 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्सिट होगा, ये फाइनल कर दिया गया, लेकिन 31 दिसंबर 2020 तक फ्यूचर रिलेशंस को डिसाइड करने के लिए विंडो दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, सी द टाइमलाइन, ब्रेक्सिट टाइमलाइन। 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्सिट हैपेंड एंड दिस इज नोन एज ब्रेक्सिट डे। फिर फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड टॉक्स ऑन द फ्यूचर रिलेशनशिप स्टार्टेड कि हाउ विल बी द फ्यूचर इन रिलेशन, एंड अ विंडो वाज गिवन टिल 31 दिसंबर 2020 दैट दिस विल बी द डेडलाइन फॉर न्यू रिलेशंस, कि हाउ दिस टू ग्रुप्स विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन फ्यूचर। और करंट न्यूज़ यही है कि ये साल ख़त्म होते होते तक, ये विंडो क्लोज होते होते तक, डेडलाइन आते आते तक, अब इन दोनों ने ही, यूके और यूरोपियन यूनियन ने मिल करके एक डील फाइनलाइज कर ली है। और इस डील के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है वो जरा देखते हैं। पहला प्रोविजन है दैट देयर विल बी जीरो टैरिफ एंड जीरो कोटा रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग ट्रेड। मतलब सरल शब्दों में, अभी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक साइड से दूसरे साइड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे अभी भी टैरिफ नहीं लगेगा, और अभी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कितना सामान आप एक दूसरे साइड से दूसरे साइड में बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल ट्रेड पे लिमिटेशंस लगा दी गई है $1 ट्रिलियन की एक साल में। तो आने वाले एक साल में, और एक साल में आप $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड नहीं हो सकता। दैट ट्रेड विल बी फ्री ऑफ एनी टैरिफ, फ्री ऑफ एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके ज़्यादा ट्रेड करना है तो उस पर फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेगी, कोटा लग सकता है। उसके अलावा दूसरा प्रोविजन थोड़ा स्ट्रिंजेंट है। नाउ यूके नेशनल्स नो लॉन्गर हैव फ्रीडम टू वर्क, स्टडी और स्टार्ट अ बिजनेस और लिव इन यूरोपियन यूनियन। नाउ वीज़ा विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टे ओवर 90 डेज। तो इस तरीके से प्रोफेशनल्स के मूवमेंट में अब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, लेकिन ट्रेड रिलेटेड अभी भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं। $1 ट्रिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, इतना ट्रेड होना पॉसिबल नहीं है, और कम से कम हाल फिलहाल में तो नहीं होगा। और उससे ज़्यादा अगर ट्रेड इन्होंने किया तो उस पर टैरिफ लग सकती है या कोटा लग सकता है। अब जरा देखते हैं कि ब्रेक्सिट का इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो देखिए, इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स ब्रेक्सिट एज एन अपॉर्चुनिटी। जब यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो दोनों ही साइड एक नया ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढेंगे टू कंपनसेट फॉर द लॉस, और दोनों ही केस में इंडिया इज अ पोटेंशियल गुड ट्रेडिंग पार्टनर। तो अब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। अभी तक इंडिया दोनों ही साइड के साथ, यूके के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहा था। इनफैक्ट पहले यूके भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, और इस कारण से इंडिया डायरेक्टली यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहा था। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन काफ़ी सालों से, लगभग 10 साल हो गए तब से नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है BTIA, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। लेकिन अभी तक ये डील साइन हो नहीं पाई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अब
इंडिया को उम्मीद है कि पिछले 10 सालों से जो नेगोशिएशन चल रहा था BTIA के लिए वो अब इस साल फाइनलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन को भी एक नया ट्रेडिंग पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि अब यूके हैज़ पुल्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो उस केस में यूरोपियन यूनियन थोड़ा बैकफुट पे होगा और वो इंडिया के साथ BTIA साइन कर लेगा। और साथ ही साथ अब जब एक बार यूके हैज़ पुल्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन तो यूके अब नए नए पार्टनर्स ढूंढेगा और इंडिया और यूके अब बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे और इससे इंडिया का ट्रेड बोथ यूके एज वेल एज यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स दिस ब्रेक्सिट एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। The next article is taken from national segment. It is about V. Ram Gopal Rao Committee. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सो इस आर्टिकल का जरा बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस साल अप्रैल यानी कि 2020 के अप्रैल में कमिटी अपॉइंट की थी इन ऑर्डर टू मेक अ सजेशन और रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन फैकल्टीज रिक्रूटमेंट इन IITs। तो IITs के अंदर जब फैकल्टीज़ का रिक्रूटमेंट होता है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के हेड थे V. राम गोपाल राव साहब, ही डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली, और उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई। आपसे सीधा सीधा पीटी में पूछ लिया जाएगा कि V. राम गोपाल राव कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू, और आपको 4 ऑप्शंस दे सकता है रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर, रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन IITs। तो आंसर विल बी रिजर्वेशन इन IITs। तो ये तो बैकग्राउंड है कि V. राम गोपाल राव कमेटी बनाई गई कि IIT में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फैकल्टीज़ के अपॉइंटमेंट को लेकर के। अब इस कमेटी का रिकमेंडेशन भी आ गया है, वो रिकमेंडेशंस देखते हैं। इस कमेटी ने कहा है कि जो टोटल 23 IITs हैं हमारे देश में, उन सबको रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए एज फार एज द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स आर कंसर्न्ड और रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोफेसर्स आर कंसर्न्ड। तो जो फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के इस IITs की क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि IITs को ऐड कर देना चाहिए इन द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस अंडर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 में अगर सारे IITs को डाल दिया गया तो फिर वो अपने आप रिजर्वेशन पॉलिसी से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 का सेक्शन 4 था, दैट सेज कि any education institutions having institution of excellence or minority institutions will be exempted from providing reservation। सरल शब्दों में सुनिए, पिछले साल एक कानून लाया गया था जिस कानून का नाम था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, और इस कानून में साफ साफ कहा गया अंडर सेक्शन 4 कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस होंगे या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फैकल्टी अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो कमेटी है V. राम गोपाल राव कमेटी, उन्होंने यही कहा है कि 23 के 23 IIT को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस में डाल दिया जाए तो अपने आप रिजर्वेशन की पॉलिसी से वो बच जाएंगे और फैकल्टीज़ के रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं करना होगा। अब जरा ये जो कानून लाया गया था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। ये आने वाले पीटी में हमसे पूछा जा सकता है। तो ये कानून पिछले साल लाया गया था और इस कानून में 2 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न कहे गए थे। पहले 2 मेजर चेंज किए गए थे। पहला, फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज वुड बी कंसिडर्ड एज वन सिंगल यूनिट। ये पॉइंट को अच्छे से समझिए। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आपके कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का डिपार्टमेंट है, और तीनों में 10-10 रिक्रूटमेंट आपकी पोजीशन है फैकल्टी की। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि पूरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दिया जाए। 30 टोटल सीटें हैं, उसमें से SC के लिए कुछ 15%, ST के लिए 7.5%, इस तरह से दिया जाए पूरे ओवरऑल सीट पे, या फिर हर एक डिपार्टमेंट बेसिस पे दिया जाए। ये दूसरा तरीका हो सकता है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 10 सीटें हैं तो उसमें से 7.5 SC को, ST को,
और वैसे ही पॉलिटी डिपार्टमेंट में 10 सीटें हैं तो उसमें से 15 एससी को, इस तरीके से दिया जा सकता है। तो द पॉइंट इज कि रिजर्वेशन पॉलिसी कुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द डिपार्टमेंट लेवल इन यूनिवर्सिटी और इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो इस केस में इस कानून जब बनाया गया, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स एक्ट 2019 बनाया गया, तो कहा गया कि रिजर्वेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे एप्लीकेबल होगा। इंटायर कॉलेज विल बी कंसिडर्ड एज वन सिंगल यूनिट। और दूसरा ये कहा गया कि नाउ द रिजर्वेशन विल बी एक्सटेंडेड टू SC, ST, OBC प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप्स एज वेल। ये जो कानून लेकर के आई थी सरकार, भारत सरकार 2019 में, दैट वाज अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2017। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि डिपार्टमेंट लेवल को कंसीडर करना चाहिए एज वन यूनिट फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, जबकि भारत सरकार ये कानून लेकर के आकर के कही कि हम कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल को एक यूनिट की तरह काउंट करेंगे फॉर द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टीज। तो देखिए जरा एग्जाम्पल की मदद से समझिए, अगर when the university is taken as a unit, when the university is taken as unit, तो टोटल अगर 200 सीटें होंगी तो SC के लिए उसमें से 30 सीटें 15% के हिसाब से, ST के लिए 15 सीटें 7.5% के हिसाब से, OBC के लिए लगभग 54 सीट्स 27% के हिसाब से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 20 सीटें 10% रिजर्वेशन के हिसाब से, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 81 सीटें होंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अनइवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट हैपेंस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल जब सारे डिपार्टमेंट का एक साथ आप पूरे कॉलेज का एक साथ आप अपॉइंटमेंट कर देते हैं, तो मान लीजिए कभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, पूरा का पूरा वैकेंसी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में है, तो पूरा का पूरा जो रिजर्व जो सिस्टम है वो ज्योग्राफी में चला गया। तो इस तरीके से होता क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में SC, ST, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग नहीं आएंगे। अगर आप पूरे कॉलेज को एक यूनिट की तरह लेंगे, तो अगर आप हर एक डिपार्टमेंट को एक यूनिट की तरह लेते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में आपको इस कैटेगरी का लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप पूरे कॉलेज को ले लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत सारे SC, ST पढ़े और दूसरे डिपार्टमेंट पे सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी के पढ़े हों। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। और इसी कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए इन रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टीज एट द डिपार्टमेंट लेवल। डिपार्टमेंट लेवल पे किस तरह का होगा सिस्टम, जरा सा ये देखो। अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट A, B, C, D, E, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। टोटल सीटें होंगी 200 मान लो। तो अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिपार्टमेंट A में इतनी सीटें, SC के लिए डिपार्टमेंट A में इतनी सीटें, तो डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। हर एक तो पहले डिपार्टमेंट वाइज सीटें बटेंगी और फिर डिपार्टमेंट वाइज सबको रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें बांटी जाएंगी। डिपार्टमेंट को एक यूनिट लेने में प्रॉब्लम क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी गेट्स डिक्रीज्ड। ये एक प्रॉब्लम है। देखो ये जो मैं आपके साथ टेबल शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली यही टेबल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शेयर किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट लेवल पर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, तो भारत सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया और भारत सरकार ने ये दो टेबल प्रेजेंट किए। BHU का ये डाटा है कि जब 200 सीटें थी फैकल्टीज रिक्रूटमेंट की, तो आप देखिए कि SC के लिए 30, ST के लिए 15, OBC के लिए 27 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 20 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 81। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट वाइज करने जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज जब हम लगाते हैं रिजर्वेशन, तो ओवरऑल जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो कम हो जाती हैं। इस तरीके का प्रॉपर डिटेल्ड डाटा BHU का एग्जांपल देकर के भारत सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ठीक है, यू कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन एट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल रादर दैन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन एट द डिपार्टमेंट लेवल। और इसी के बाद भारत सरकार ने ये कानून लेकर के आई, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन फॉर टीचिंग पोस्ट 2019, जिसमें अलाउ किया गया कि पूरे यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाएगा एक यूनिट की तरह फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। और ये जो करंट न्यूज यही है कि V. राम गोपाल राव कमेटी ये कह रही है कि इस कानून के अंदर जो सेक्शन 4 है अंडर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस, उसमें सारे IITs को डाल दिया जाए ताकि इन सारे IITs में रिजर्वेशन का इशू ही खत्म हो जाए रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टीज। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about Antarctic iceberg A68A. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. So current news क्या है जरा देखते हैं। देखिए एक बड़ा सा एक giant iceberg A68 which has been broken from Antarctica.
और उसकी टोटल साइज है 4200 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट हैड ब्रोकन फ्रॉम अंटार्कटिका इन 2017 इटसेल्फ। प्रॉब्लम ये है, इस साल ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि 2017 में तो टूट के अलग हो गया अंटार्कटिका से, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी फास्ट इन अ क्विक मैनर मूविंग टुवर्ड्स साउथ जॉर्जिया। एक छोटा सा आइलैंड है साउथ जॉर्जिया, साउथ अटलांटिक एरिया में, उसके तरफ ये लगातार मूव कर रहा है। और अब प्रॉब्लम ये है, खतरा ये है कि ये अगर वो साउथ जॉर्जिया के कोस्ट को हिट कर देता है तो वहाँ के जो लोकल पेंगुइन्स हैं या सील्स हैं वो मारे जाएंगे। सो देयर सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट। बीबीसी ने इस जाइंट आइसबर्ग A68 का एक छोटा सा वीडियो रिलीज़ किया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जाइंट आइसबर्ग। ये जो आइसबर्ग का नाम है दैट हैज़ बीन गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आइस सेंटर। तो हो सकता है पीटी में हमसे पूछ ले, तो ये नाम भी आप याद रखना। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Pratima Barua Pandey Award. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सरल शब्दों में न्यूज़ देखते हैं, सीधा सीधा न्यूज़ है कि पद्मश्री प्रतिमा बरुआ पांडे मेमोरियल अवार्ड 2020 वाज प्रेजेंटेड टुडे टू noted artist Pavitra Rabha. And Pavitra Rabha was given this award for immense contribution in the field of Assamese theatre and cinema. अब ये जो अवार्ड है उसके बारे में समझ लेते हैं। प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड। प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड इट इज़ गिवन एनुअली ऑन December 27 ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ legendary folk singer प्रतिमा बरुआ पांडे. The award carries a citation, gamosa and a jacket made up of Erie and rupees 25,000 cash award. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 292 to 294. Topic number 292 is about Isan Uday Scholarship Scheme. It is a scholarship scheme launched by UGC for the students of Northeastern region to promote higher education for encouraging children belonging to economically weaker section of Northeastern region. Under Isan Uday Scholarship Scheme, a total of rupees 10,000 fresh scholarships are dispersed every year amongst the Northeastern region students who are pursuing general degree courses, technical and professional courses. Please attempt this question based on this topic. Topic number 293 is about Toka. So the forest guards of Kaziranga while patrolling used Toka, which is a musical instrument of Assam, to scare away rhinos without harming them. Toka is a split bamboo instrument played by hand. Please attempt this question based on topic number 293. Topic number 294 is about International Annual Day of Person with Disability. 3rd December is observed as International Annual Day of Person with Disability. Objective of this day is to promote rights and well-being of the persons with disability. Theme of 2020 was Build Back Better towards an inclusive, accessible and sustainable post-COVID world. Please attempt this question based on topic number 294. This is the answer of question number 289 to 291 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. इट वाज अबाउट अमोनिया. सो अमोनिया इवन इन मॉडरेट कंसंट्रेशन कैन कॉज इरिटेशन टू आई, स्किन, नोज एंड थ्रोट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज़ नोन एज टीयर गैस. नो, दिस इज रॉन्ग. टीयर गैस का कॉम्बिनेशन अलग होता है, हमने कल देखा था. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 ओनली. Second question was about Consumer Protection Act of 2019. It defines consumers as all those persons who buy goods, avail services for consumption और रीसेल. तो रीसेल नहीं है, उसको हम लोग कंज्यूमर की तरह काउंट नहीं कर सकते. सो
the first statement will be wrong. It leads to establishment of central consumer protection authorities to ensure welfare of the consumers. This statement is right. So the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.